तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम। और एप्लीकेशंस ऑफ गाउस थ्योरम में हमने दो एप्लीकेशन डिस्कस किए थे, जिसमें से फर्स्ट एप्लीकेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इन्फिनिटी लेंथ। और जिसमें सेकंड पॉइंट था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंशन। मतलब हमने एक इनफाइनाइट लेंथ की यूनिफॉर्म वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था। और सेकंड जो पॉइंट था वो था एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट एक्सपेंशन की शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम इस वीडियो में उसके आगे के एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। तो जो थर्ड एप्लीकेशन है गाउस थ्योरम का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो ये थर्ड एप्लीकेशन है गाउस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। मतलब हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और हमें उस स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग गाउस थ्योरम। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक होलो स्फेरिकल सेल है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। मतलब इस पर जो है ना यूनिफॉर्म चार्ज है और वो चार्ज इसके सरफेस पर प्रेजेंट है इस तरह से। और हमें इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है बाय यूजिंग गाउस थ्योरम का यूज करके। क्लियर? तो मान लेते हैं हमारे पास एक स्फेरिकल सेल है और स्फेरिकल सेल की जो रेडियस है वो है कैपिटल आर और इसके सरफेस पर एक यूनिफॉर्म चार्ज है। और क्योंकि इसके सरफेस पर चार्ज है तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो इसके कारण जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे वो तीन अलग अलग सिचुएशन में करेंगे, तीन अलग अलग कंडीशन में फाइंड करेंगे। सबसे पहले सेल के बाहर, सेकंड इस सेल के सरफेस पर, और इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। तो पहले हम जो है सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सेल के चारों ओर एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले लेते हैं। मान लेते हैं कि सेल के चारों ओर एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है और इस गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो हम सबसे पहले इस सेल के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जो है हमने सेल के बाहर एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले लिया है और मान लेते हैं इस स्फेरिकल गाउसियन सरफेस की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर और हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं पी। तो क्योंकि चार्ज सरफेस पर है तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी। तो मान लेते हैं कि ये जो पूरा सरफेस है, वैसे तो इस सरफेस के हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी। तो मान लेते हैं हम पहले जो ना इस स्मॉल कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो प्रोड्यूस होंगी उसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। क्लियर? तो क्योंकि ये जो है एक स्मॉल कंपोनेंट है और स्मॉल कंपोनेंट का अपना एक एरिया होता है तो इसको कहते हैं एरिया वेक्टर। क्योंकि ये एरिया वेक्टर है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी और इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और मान लेते हैं ये जो कंपोनेंट है इसका एरिया है डीएस। क्लियर? तो पहले हम फाइंड करेंगे इस स्मॉल कंपोनेंट से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मान लेते हैं हम फर्स्ट जो फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वो आउटसाइड द सरफेस फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड द शेल। मतलब इस सेल के बाहर किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए जो हमने एक स्मॉल कंपोनेंट ले लिया है जिसका एरिया ds है और ये जो क्योंकि एरिया वेक्टर है तो इसलिए इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाएंगे और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस पर खींचे गए नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है। तो इस कंपोनेंट से जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा डी फाई होगा ई डॉट डी एस कोस थीटा। थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई
और एरिया वेक्टर ds दोनों की डायरेक्शन एक ही है तो एंगल हो जाएगा 0। यहाँ पर राइट करेंगे cos 0, और cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1, तो cos 0 की वैल्यू राइट करेंगे 1, तो ये जाएगा डी फाई इक्वल ई डॉट डी एस, cos 0 हो जाएगा 1। तो ये तो इस स्मॉल कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, जबकि ये जो पूरा सरफेस है ये बहुत सारे इस तरह के स्मॉल कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो अगर हम सभी कंपोनेंट का फ्लक्स अगर कंबाइन कर दें तो इस पूरे सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा, तो हम फाइंड करेंगे टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो होगा वो इस तरह के कंपोनेंट्स के फ्लक्स को कंबाइन करके बनेगा, तो उसके लिए करेंगे इंटीग्रेशन। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। क्लियर? अब फाई तो ऐसे ही रहेगा इंटीग्रेशन डी फाई, तो डी फाई की जो वैल्यू है वो है ईडीएस, तो यहाँ पर राइट करेंगे ईडीएस। ई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो है इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर रहेगा डीएस। क्लियर? अब इसमें जो ई होता है फाई इक्वल है ई डॉट डीएस, तो फाई तो ऐसे ही रहेगा, ई ऐसे ही रहेगा, लेकिन अगर बात करें डीएस की तो इसमें डीएस जो है ना वो इस स्मॉल कंपोनेंट का एरिया है, जबकि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब है इस तरह के सभी कंपोनेंट्स के एरिया का सम। तो सभी कंपोनेंट के को एरिया को मिलाने पर एक सरफेस बनेगा जो कि स्फेरिकल होगा, तो सभी कंपोनेंट का जो एरिया होगा इस सरफेस के एरिया के बराबर होगा। और ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो उस सिचुएशन में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा एरिया ऑफ स्फेयर, क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर। तो क्योंकि स्फेरिकल सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है तो स्फेरिकल सरफेस का जो एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ स्फेयर, और एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर राइट करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम आउटसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो आउटसाइड जो है वो पॉइंट पी है, और पॉइंट पी जो है इस स्फेरिकल सरफेस पर है, और इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है। तो क्योंकि इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है तो उस सिचुएशन में इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसे यहीं रोक लेंगे और इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद यूज करेंगे गाउस थ्योरम बाय गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम होती है फाई इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। इसे मान लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को की कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्योंकि राइट साइड पाई है तो लेफ्ट की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब यहाँ से अगर हम ई फाइंड करेंगे तो जो 4 पाई आर स्क्वायर है वो अपॉन में जाएगा, तो 4 पाई को हम अपॉन एप्सिलॉन नॉट के साथ ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, और आर स्क्वायर को क्यू के अपॉन में ले लेंगे, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है और उसके बाहर कोई पॉइंट पी है, और उस पॉइंट पी से जाने वाला जो स्फेरिकल गाउसियन सरफेस है उसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो पॉइंट पी पर स्फेरिकल सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा वो होगा इक्वल 1/4 इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इस सरफेस के आउटसाइड है, बाहर की ओर है। सेकंड, ये तो फर्स्ट पॉइंट था आउटसाइड द सेल। सेकंड जो केस है वो है ऑन द सरफेस ऑफ सेल। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें ऑन द सरफेस ऑफ सेल, सेल के सरफेस पर, तो सेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पॉइंट पी को सरफेस पर लेकर आना पड़ेगा, और जब पॉइंट पी सरफेस पर आ जाएगा, क्योंकि सेंटर से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आर है, लेकिन जब पॉइंट पी को हम सरफेस पर ले आएंगे तो कैपिटल आर ही स्मॉल आर के बराबर हो जाएगी। तो ऑन द सरफेस ऑफ सेल स्मॉल आर इक्वल होता है कैपिटल आर, तो इस फॉर्मूले में स्मॉल आर के प्लेस पर आ जाएगा कैपिटल आर, तो इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन स्मॉल आर के प्लेस पर लगाएंगे कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, जहां पर कैपिटल आर जो है इस स्फेरिकल सरफेस की रेडियस है। क्लियर? अब अगर हम फाइंड करें इनसाइड द सरफेस, थर्ड, इनसाइड द सरफेस, सरफेस के अंदर, तो अगर हम पॉइंट पी को सरफेस के अंदर ले जाएं, मान लेते हैं पॉइंट पी को हम सरफेस के अंदर यहां ले आए हैं,
और अगर हम इससे जाने वाला स्फेरिकल गाउसियन सरफेस लें, तो इस गाउसियन सरफेस से जो घिरा चार्ज है वो है जीरो, क्योंकि चार्ज तो आउटसाइड द सरफेस है, मतलब सरफेस के ऊपर बाहर की ओर है। अगर हम पॉइंट पी को इनसाइड द सरफेस ले आए, तो पॉइंट पी से जाने वाला जो गाउसियन सरफेस होगा उससे घिरा चार्ज जीरो होगा। तो अगर हम चार्ज क्यू को जीरो ले लें, तो अगर हम इस फॉर्मूले में चार्ज क्यू की वैल्यू जीरो पुट करेंगे, तो जीरो इंटू जीरो सबको जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल हो जाएगा जीरो। क्लियर? तो ये गाउस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल। मतलब अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल है जिसके सरफेस पर कोई चार्ज प्रेजेंट है क्यू, तो उसके कारण बाहर अगर कोई पॉइंट है पी जो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर है, तो सेल के कारण बाहर वाले पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा इक्वल 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर क्यू जो है वो चार्ज ऑफ स्फेयर है और स्मॉल आर पॉइंट पी की डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो पॉइंट पी को सरफेस पर लाएंगे, तो पॉइंट पी अगर सरफेस पर आ जाएगा तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पी की जो सेंटर से डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। जब हम पी को सरफेस पर ले आएंगे तो यही स्मॉल आर आ जाएगा जो कि कैपिटल आर के बराबर होगा। तो बस स्मॉल आर के प्लेस पर सरफेस के लिए कैपिटल आर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इनसाइड द सरफेस, तो इनसाइड द सरफेस अगर हम किसी पॉइंट पी से जाने वाला स्फेरिकल सेल लेंगे तो उससे घिरा चार्ज जीरो होगा। चार्ज जीरो होगा तो क्यू की वैल्यू जीरो, और इस फॉर्मूले में अगर हम क्यू जीरो लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल जीरो हो जाएगा। तो ये गाउस थ्योरम का थर्ड एप्लीकेशन है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन है वेरीफाइंग कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ को वेरीफाई करने में भी हम गाउस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। किस तरह से देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस है स्मॉल आर, और इसके सेंटर पर कोई चार्ज है क्यू। क्योंकि सेंटर पर चार्ज क्यू है, तो चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होंगी, वो जो कि सभी डायरेक्शन में होंगी। तो कुछ लाइंस जो है इस डायरेक्शन में भी जाएंगी, तो इस डायरेक्शन जो लाइन होगी उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन होगी। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी डायरेक्शन में होंगी, लेकिन हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेनी है स्मॉल ई, जो इस डायरेक्शन में है। अब क्योंकि ये एक स्फेयर है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, तो किसी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो अमाउंट होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई। लेकिन अगर हम इस सरफेस का एक स्मॉल कंपोनेंट ले लें तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा डी फाई, एक स्मॉल कंपोनेंट। क्योंकि ये एक स्मॉल कंपोनेंट है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस पर खींचे गए नॉर्मल की डायरेक्शन होगी। मान लेते हैं ये है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो अगर हम इस पॉइंट से इस स्मॉल कंपोनेंट से जाने वाला स्मॉल फ्लक्स फाइंड करेंगे, तो स्मॉल फ्लक्स डी फाई इक्वल हो जाएगा ई डॉट डी एस कोस थीटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी एस दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा कोस जीरो। कोस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो डी फाई इक्वल ई डॉट डी एस, क्योंकि कोस जीरो हो गया वन। क्लियर? तो ये तो स्मॉल कंपोनेंट का फ्लक्स हो गया। अगर हम पूरे सरफेस का टोटल फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं तो इस तरह के स्मॉल कंपोनेंट के फ्लक्स को कंबाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो होगा वो होगा फाई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, फाई इक्वल इंटीग्रेशन डी फाई की जो वैल्यू है वो है ई डॉट डी एस, तो यहाँ पर राइट करेंगे ई डॉट डी एस। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा डी एस, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब होता है इस तरह के सभी डीएस के एरियाज का सम। तो सारे डीएस मिलाएंगे तो पूरा स्फेयर बन जाएगा, और अगर स्फेयर की रेडियस स्मॉल आ रहे है तो पूरे स्फेयर का जो एरिया होगा वो हो जाएगा 4πr², मींस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा 4πr²। अब हम यहाँ यूज करेंगे गाउस थ्योरम, बाय गाउस थ्योरम। तो गाउस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो फाई इक्वल क्या होता है 1/ε0 × क्यू।
ई डॉट 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ से अगर हम ई निकालेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर जाएगा अपॉन में, तो 4 पाई r स्क्वायर में 4 पाई को तो एप्सिलॉन नोट के साथ ले लेंगे अपॉन में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और आर स्क्वायर क्यू के अपॉन में आ जाएगा, तो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। अब मान लेते हैं एक चार्ज है क्यू नोट, जिसको हम बाहर से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ई। तो जब हम किसी चार्ज क्यू नोट को इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अंदर लाते हैं, तो लगने वाला जो फोर्स होता है क्यू नोट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई के कारण लगने वाला फोर्स होगा क्यू नोट ई। तो ई की जो वैल्यू है वो है 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ई की वैल्यू पुट करेंगे तो ई इक्वल सॉरी एफ इक्वल एफ ई की वैल्यू ई के प्लेस पर राइट करनी है, क्यू नोट ऐसी रहेगा, तो एफ इक्वल है क्यू नोट, ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा प्रॉपर करके राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, जो कि होता है कूलम्ब्स लॉ। मीन्स ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। इस लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस Q1 और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसे कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। तो हम गाउस थ्योरम का यूज करके कूलम्ब लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 एप्लीकेशंस थे जो कि गाउस थ्योरम को अप्लाई करके प्रूफ किए जा सकते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ एक दो टॉपिक और हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फोर्स ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। फोर्स ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस मतलब अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, तो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब होता है अगर हमारे पास किसी प्लेस पर एक से ज्यादा चार्ज प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चार्ज। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई चार्ज है Q, और ये जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 और Q4 से घिरा हुआ है। तो अगर कोई चार्ज बहुत सारे चार्जेस से घिरा हुआ है, तो पहले तो हम इस चार्ज पर इन सभी चार्जेस के कारण लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो चार्ज Q1 है, जब इस चार्ज Q पर फोर्स लगाएगा तो उस फोर्स की डायरेक्शन ये है, ऊपर की ओर इस तरह। क्लियर। तो Q1 के कारण Q पर लगने वाला जो फोर्स होगा इसको मान लेते हैं F1। ठीक उसी तरह से जो Q2 है वो भी Q पर फोर्स अप्लाई करेगा, तो मान लेते हैं Q2 के कारण Q पर लगने वाला जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है, और इस फोर्स को मान लेते हैं F2। लेकिन हम F2 बाद में राइट करेंगे, पहले हम जो है दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं, दो अलग अलग वेक्टर हैं, और हमें उन दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो उसके लिए यूज करते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, या लॉ ऑफ ट्राइंगल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। तो उस लॉ के अकॉर्डिंग किसी एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और फिर उस लाइन को दूसरे वेक्टर की हेड से मिला देते हैं इस तरह से। क्लियर। और ये लाइन इस दूसरे वेक्टर के पैरेलल होनी चाहिए। जहां ये दोनों लाइन मिलती हैं वहां हम इन दोनों वेक्टर के इनिशियल पॉइंट को एक डायगोनल द्वारा मिलाएंगे। तो ये जो डायगोनल होता है ये इन दोनों वेक्टर का की रिजल्टेंट डायरेक्शन को शो करता है। अगर ये F1 है और ये F2 है तो ये इन दोनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन है। ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक और चार्ज है Q3, तो Q3 भी Q पर फोर्स अप्लाई करेगा। तो मान लेते हैं Q3 द्वारा Q पर जो लगने वाला फोर्स है उसकी डायरेक्शन ये है।
ये इस फोर्स की डायरेक्शन है। तो इन दोनों फोर्सेस की जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वो तो ये है, लेकिन Q3 इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो हम Q3 द्वारा लगाए गए फोर्स और रिजल्टेंट डायरेक्शन का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फिर से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, उसके लिए जो है हम किसी एक वेक्टर की हेड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको हम इसकी हेड से मिला देंगे, और जहां पर ये दोनों एक साथ मिलेंगे उसको हम इनिशियल पॉइंट से मिलाएंगे इस तरह से। तो ये जो ना अब 1, 2 और 3 इन तीनों की रिजल्टेंट डायरेक्शन को शो कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, अभी हमारे पास एक और चार्ज है Q4। Q4 भी Q पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो मान लेते हैं Q4 द्वारा Q पर लगने वाला जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। तो हम इस Q4 द्वारा लगने वाले फोर्स और तीनों फोर्स की रिजल्टेंट डायरेक्शन का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम किसी एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हम उस लाइन के एंड पॉइंट को दूसरे वेक्टर की हेड से मिलाएंगे। जहां ये दोनों हेड मिलेंगी, मींस जहां पर ये दोनों लाइंस मिलेंगी, उसको हम इनिशियल पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो है अब ये सभी फोर्सेस की रिजल्टेंट डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब ये वाली जो लाइन है ये ऑल फोर फोर्सेस की रिजल्टेंट डायरेक्शन को शो कर रही है। तो पहला जो फोर्स था वो था F1, दूसरा फोर्स था F2, तीसरा फोर्स था F3, और जो चौथा फोर्स है उसको मान लेते हैं F4। Q1 और Q के डिस्टेंस की बीच की डिस्टेंस को मान लेते हैं R1, Q2 और Q के बीच की डिस्टेंस R2, ये हो जाएगी R3 और ये हो जाएगी R4। और ये वाली जो डायरेक्शन है ये इन सभी फोर्सेस की रिजल्टेंट डायरेक्शन है, तो इसको हम मान लेते हैं F। तो ये Q, मतलब अगर कोई एक चार्ज Q बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस से घिरा हुआ है, तो उन सभी चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज Q पर लगने वाला जो फोर्स होता है, उन सब फोर्स की जो एक्टिंग लाइन होती है उन सबका अपना एक रिजल्टेंट डायरेक्शन होती है, जिसको हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर? तो रिजल्टेंट फोर्स है, तो ये तो इसकी रिजल्टेंट डायरेक्शन हो गई। अब हम इस रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, तो देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा। एक और चीज से पहले, हमने इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में Q के अलावा 4 चार्जेस लिए हैं। यहाँ पर हम 5, 6, 7 कितने भी चार्ज ले सकते हैं। जितने ज्यादा चार्ज लेंगे उतनी ज्यादा हमें डायरेक्शंस जो है इंक्लूड करनी पड़ेंगी। क्लियर? तो फिलहाल जो है अभी एक चार्ज Q पर इन चारों चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो पहले फाइंड कर लेते हैं Q1 के कारण Q पर लगने वाला फोर्स, मतलब फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। तो Q1 के कारण Q पर लगने वाला फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट और दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो Q और Q1 के बीच की जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर है, वो है R1, और उसका स्क्वायर हो जाएगा R1 स्क्वायर। तो जिस तरह से ये जो फोर्स है ये Q और Q1 के बीच लगने वाला फोर्स है, Q और Q1 के बीच लगने वाले इस फोर्स को हमने माना है F1, तो ये हो जाएगा F2। इसी तरह से Q और Q2 के बीच लगने वाला फोर्स F2 इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। इसी तरह से Q और Q3 के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा F3 इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। और अगर लास्ट Q और Q4 के बीच लगने वाला फोर्स अगर फाइंड करेंगे तो हो जाएगा F4 इक्वल 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q4 अपॉन R4 स्क्वायर। तो ये तो ऑल फोर फोर्सेस होगी। अब अगर हम एक नेट फोर्स फाइंड करेंगे पॉइंट चार्ज Q पर लगने वाला टोटल फोर्स, तो टोटल फोर्स जो होगा वो इन सब फोर्सेस का एल्जेब्रिक सम होगा। तो पहला फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है F3, और नेक्स्ट जो लास्ट फोर्स है वो है F4। अब अगर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो हम जब चारों को प्लस करके लिखेंगे तो इन सब में कुछ कॉमन है,
जैसे सभी में 1/4 कॉमन है और सभी में Q कॉमन है, तो इतनी क्वांटिटी हम कॉमन ले लेंगे। तो F इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन आ जाएगा। तो जब हम 1/4 Q 1/4 और Q यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा Q1/R1 स्क्वायर, Q1/R1 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा Q2/R2 स्क्वायर, Q2/R2 स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा Q3/R3 स्क्वायर, Q3/R3 स्क्वायर और लास्ट में बचेगा Q4/R4 स्क्वायर, Q4/R4 स्क्वायर। तो ये तो चार अलग अलग चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स का डेरिवेशन है। अगर मान लो यहाँ पर n चार्जेस हैं, 4n चार्जेस, मतलब यहाँ पर 4 चार्ज लिए हैं, अगर हम 4 की जगह पर 5, 6 या n चार्जेस ले लें तो उसके कारण फॉर्मूला क्या बनेगा, 4n चार्जेस। तो n चार्जेस के कारण F इक्वल हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, Q1/R1 स्क्वायर प्लस Q2/R2 स्क्वायर प्लस Q3/R3 स्क्वायर, क्योंकि n चार्जेस हैं तो हम कितने भी ले सकते हैं, तो लास्ट आ जाएगा Qn/Rn स्क्वायर। तो ये जो है, अगर हमारे पास n चार्जेस हैं तो उनके कारण किसी एक चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला है। अब n चार्जेस में हम नंबर ऑफ चार्ज मींस n की वैल्यू 1 से ज्यादा 2, 3, 4, 5 कितनी भी ले सकते हैं। 4 अगर लेंगे तो 4 तक आएगा, 3 अगर लेंगे तो यहीं तक ले जाएगा, 5 लेंगे तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। अब हम इस फॉर्मूले को एक और फॉर्म में राइट कर सकते हैं, F इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, ये तो कॉमन है, जैसे ये लिखा है Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 डॉट 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 Qn/Rn, तो इसको हम राइट करेंगे QI/RI, जहां पर I जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 अप टू n है, और प्लस के लिए हम एक साइन यूज करेंगे सिग्मा, तो I इक्वल हो जाएगा 1 to n। तो ये जो है सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स का डेरिवेशन है। क्लियर? जिस तरह से हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी एक चार्ज पर एक से ज्यादा चार्ज के कारण लगने वाले फोर्स का डेरिवेशन फाइंड करा है, ठीक उसी तरह से हम अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं तो उन चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी फाइंड कर सकते हैं। बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर हम इस चार्ज को हटाकर यहाँ कोई पॉइंट पी ले लेंगे और यहाँ पर फोर्स F1, F2, F3, F4 ना कर E1, E2, E3, E4 आ जाएंगे और यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगी E। और अगर बात करें F1 की, तो F1 के प्लेस पर आएगा E1, Q को हटाकर जो बचेगा Q1/R1 स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी जो है एक ही चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है, तो Q दूसरा चार्ज हट जाएगा। E2 के प्लेस पर Q2/R2 स्क्वायर, Q हटकर बाकी सब रहेगा। E3 इक्वल Q3/R3 स्क्वायर, E4 इक्वल Q4/R4 स्क्वायर। इसी तरह से आगे भी हम चेंजेस कर देंगे। तो अगर हमारे पास n चार्जेस ऑफ सिस्टम है और हम किसी एक चार्ज पर उन सभी चार्जेस के कारण लगने वाला फोर्स फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। इसको कहते हैं लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अब ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, मतलब एक से ज्यादा चार्ज हैं, तो सभी चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो उन सभी चार्जेस के द्वारा एक एक करके अलग अलग करके उस चार्जेस पर लगने वाले फोर्स के सम के इक्वल होता है। और किसी भी एक चार्ज द्वारा उस चार्ज पर लगाया गया फोर्स किसी दूसरे चार्ज द्वारा अनअफेक्टेड रहता है, मींस उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता किसी दूसरे फोर्स का, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। और ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन जो है हम फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर अप्लाई कर लेते हैं। मतलब लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग सिस्टम ऑफ चार्जेस में किसी एक चार्ज पर अलग अलग चार्जेस के कारण लगने वाला टोटल फोर्स उन सभी चार्जेस द्वारा अलग अलग लगाए गए फोर्स के सम के इक्वल होता है, और उसमें कोई भी एक फोर्स किसी दूसरे फोर्स द्वारा अनअफेक्टेड रहता है, अफेक्टेड नहीं होता। क्लियर? अब अगर हम इसी फॉर्मूले को फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही चार्ज से प्रोड्यूस हो सकती है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेते हैं। मान लेते हैं हम Q1, Q2, Q3, Q4 इन सभी सिस्टम ऑफ चार्जेस के कारण पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो Q1 के कारण पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1,
Q2 के कारण हो जाएगा E2, Q3 के कारण हो जाएगा E3 और Q4 के कारण हो जाएगा E4, और इन सब का जो नेट होगा वो हो जाएगा E, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इक्वल 1/4 Q1/R1²। ठीक है, ये E1 हो जाएगा E1। इसी तरह से अगर हम Q2 के कारण फाइंड करेंगे तो Q2 के कारण हो जाएगा E2 इक्वल 1/4 Q2/R2²। इसी तरह से अगर हम Q3 के कारण फाइंड करेंगे तो Q3 के कारण हो जाएगा E3 इक्वल 1/4 Q3/R3²। और लास्ट Q4 के कारण जो होगा वो हो जाएगा E4 इक्वल 1/4 Q4/R4²। और अगर हम टोटल E फाइंड करेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E इक्वल E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। और अगर हम E1 E2 E3 E4 की वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल फॉर्मूला ये आ जाएगा। यहाँ से हम Q रिमूव कर देंगे, तो अब ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड E को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर? तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी अप्लाई होता है। सिस्टम ऑफ चार्जेस में अलग अलग चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है वो उन सभी चार्जेस द्वारा प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के सम के इक्वल होता है, और किसी एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड के से जो है अनअफेक्टेड रहता है। क्लियर? तो ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी। अब ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। क्लियर?